आज के वीडियो में हम अध्याय 1 का 10वां प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो तो हम अच्छे से समझ ही चुके हैं और थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, उसके बाद उसके प्रकार अच्छे से समझेंगे और ये पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि दो पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। ठीक है, दो पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक पदार्थ ए हो गया, दूसरा पदार्थ बी हो गया और तीसरा पदार्थ सी हो गया। तो ये दो से अधिक पदार्थ भी आपस में मिल सकते हैं। तो दो पदार्थ आपस में मिले या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले, लेकिन जब वो आपस में क्रिया करते हैं तो बिल्कुल नए गुणधर्म वाला एक पदार्थ पी बना लेते हैं। ठीक है, नए गुणधर्म वाले जो पदार्थ बनते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारे नोट्स का, थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया ताकि पढ़ने में और अच्छा लगे, मजा भी आए पढ़ने में। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना लेते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से 5 प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दी गई हैं। तो चलिए इनको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जो अभिक्रिया आपको बताई गई है वो है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का क्या मीनिंग है? देखो, अब अभिक्रियाएं तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन उसमें से संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन शब्द बना है, संयोजन का मतलब होता है क्या? सीधा सा समझो, संयोजन का मतलब होता है संयोग करके या संयोग करना, इतना बस समझो, संयोग करना। ठीक है, उसके जो शब्द है, जो ओरिजिनल हिंदी का शब्द है, उसी से आप पहले उसको सरल करो ताकि आप देख के बताओ कि इसका मीनिंग तो ये है, तो इसकी परिभाषा तो सीधे याद हो जाएगी। बताओ, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोग करना। तो इसमें होता क्या है कि दो पदार्थ आपस में मिलते हैं या दो से अधिक पदार्थ भी आपस में मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे कार्बन एक पदार्थ है और ऑक्सीजन एक पदार्थ है। ठीक है, कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक प्रकार का पदार्थ है। जब ये आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो एक नए प्रकार का पदार्थ बन गया। तो जब दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, इस तरफ LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड तरफ कितने भी पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन उससे जो उत्पाद बनेगा वो सदैव एक ही अगर है तो वो संयोजन अभिक्रिया है। समझ पा रहे हो ना? तो ये पूरी एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें ये दोनों क्या कहलाते हैं बताओ? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। मैंने आपको बताया भी था अभिकारक किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और ये क्या कहलाता है बता दो जल्दी से? ये कहलाता है उत्पाद। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लेलिस्ट से पढ़ो ताकि एक एक चीज आपको याद रहे, आपके नोट्स भी बनते जाए। तो और नोट्स नहीं भी हैं तो आप ले भी सकते हो, लेकिन पहले प्लेलिस्ट से अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। तो देखो, तीर के चिन्ह के इस तरफ जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और तीर के चिन्ह के इस तरफ जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। साइंस की भाषा में बोलें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और उनसे बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाएं। सदैव क्या करें? सदैव एक ही उत्पाद, सिंगल उत्पाद बनना चाहिए, डबल नहीं, यहां पे प्लस में और कुछ नहीं होना चाहिए। सदैव एक ही क्या बने? उत्पाद। तो इससे बेटर क्या हो सकता है बताओ आप? इससे बेटर क्या हो सकता है? संयोजन अभिक्रिया को तो हम फटाक से पहचान लेंगे।
कैसे पहचानेंगे? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद होता है, तो ढेर सारी अभिक्रियाएं हमारे सामने हैं, तो हम उसमें से संयोजन अभिक्रिया को आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनता है। अब आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो देख लेना कि जिसमें तीर के चिन्ह के बाद एक ही पदार्थ लिखा हो, वो संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपको याद हो गई। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हो। ठीक है, अभी परिभाषा पे मतलब नोट्स की परिभाषा भी आपको दिखाऊंगा, सेम बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन मैं आपको पहले से नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि आपको यहाँ पे साथ में वीडियो देखते देखते याद ही कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल सरल है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन का ठीक विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया, जो इसकी सेकंड नंबर पे अभिक्रिया दी गई, वियोजन। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिख लेता हूं वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। संयोजन का जस्ट उल्टा ही होता है वियोजन। संयोजन का विलोम शब्द है वियोजन, टूटना। अब इस बार क्या होगा? इस बार होगा क्या कि जो चीज एक है वो दो भागों में टूट सकती है। जैसे रियल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कलई कहते हैं, कभी कभी छुई भी बोलते हैं ना, सफेद कलर की पोतनी भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये अभिकारक है, क्योंकि ये भाग ले रहा अभिक्रिया में। ये जब इसको गर्म करते हैं तो ये दो भागों में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक था, लेकिन वो टूट के कितना हो गया? दो। तो ये वियोजित हो गया। वियोजित हो गया मतलब टूट गया। तो देखो संयोजन में दो जुड़ के एक बनाता है, लेकिन वियोजन में एक से दो बनते हैं। मतलब संयोजन अभिक्रिया को अगर उल्टे तरफ से देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दो भागों में टूट गया। तो संयोजन मतलब इस तरफ से देखें तो संयोजन है और इस तरफ से देखें तो वियोजन है। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। कोई पदार्थ या कोई अभिकारक जब आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे वियोजन कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल सा एग्जाम्पल था वियोजन का। तो पहले हम संयोजन समझ चुके हैं। संयोजन की परिभाषा क्या होगी वो आपको बता रहा हूं मैं, और वियोजन की परिभाषा क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो संयोजन की अभिक्रिया जो परिभाषा है, क्या आपको याद हो रही है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, यहां पे मिलाकर नहीं है, क्या है? मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सदैव एक ही उत्पाद बनाते हैं। मैंने बताया ना संयोजन। संयोजन में आप देखो यहां पे एक उत्पाद बना हुआ है, यहां पे भी एक ही उत्पाद है, यहां पे भी एक ही है और यहां पे भी एक ही है। तो एक ही उत्पाद मिलेगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी अभिक्रिया याद करनी है। नहीं, याद नहीं करनी है। पहला तो मैंने आपको बताया कि C+O2 CO2 है। एक ये जल वाली है, इसको भी आप याद मतलब लिख लिख के इसको ध्यान बना सकते हो। इसका याद तो वैसे नहीं होगी, क्योंकि याद चीजें ऐसी नहीं होती। जैसे आप ये मैग्नीशियम वाला भी कर सकते हो। इसमें देखो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे आप लिखोगे ढांचा समीकरण। इसको बैलेंस कर लो। कैसे? यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक ही है, तो दो का गुणा कर दोगे तो दो मैग्नीशियम हो गया, तो दो का यहाँ कर दो तो ये बैलेंस हो गया। तो एक ये और एक ये कर लेना। ठीक है, चलो। संयोजन का उल्टा क्या होता है? वियोजन। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक टूट कर उत्पाद बनाता है। अभिकारक टूट कर क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। देखो ये अभिकारक है, ये टूट गया दो भागों में, या दो से अधिक भी हो सकता है। हीट लिखा है, ये हील नहीं लिखा। क्या लिखा? हीट। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, मैंने आपको समझा तो दिया ही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के द्वारा हुआ है। अब ये जो होता है ये तापीय वियोजन होता है। देखो यहाँ पे ये प्रकाशीय वियोजन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो कुछ कुछ चीजें हैं। प्रकाशीय वियोजन, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे, ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं बस है वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन है। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है, इसको यहाँ पे अच्छे से समझो। मैं आपको यहाँ पे रफ में बता देता हूँ।
जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड जो है, जो AgCl है, जब इसको हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में HNO बना देते हैं, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि जो सिल्वर है वो क्लोरीन से अलग हो जाता है। इस तरीके से देखो, जो सिल्वर है वो क्लोरीन से अलग हो जाता है, तो प्रकाश से वियोजन हुआ, इसलिए प्रकाश, सूर्य प्रकाश ना होता तो वियोजन ना होता, ये टूटता नहीं दो भागों में, इसलिए तो इसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन ऐसा नहीं लिखा जाता, क्लोरीन अगर अकेला है तो Cl2 के रूप में लिखा जाता है, 7वें क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, तो Cl2 के रूप में। तो अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 है, तो 2 का गुणा कर दिया तो 2 सिल्वर भी हो गया, तो 2 का यहाँ भी कर दिया, 2 सिल्वर यहाँ भी हो गया। क्लियर है ना? तो ये प्रकाशीय वियोजन है, तो आप कर सकते हो। एक होता है विद्युत वियोजन, यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तोड़ना, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, इसमें अगर बिजली प्रवाहित करें तो ये जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इसको भी अपन रफ में समझ सकते हैं कि कैसे आया, बैलेंसिंग का काम है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, H2O2। जब इसमें बिजली प्रवाहित करी जाती है, इसमें करंट दिया जाता है, तो होता क्या है कि जल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो हम 2 का गुणा बस कर देते हैं, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ है, 2 का गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 4, तो 2 हाइड्रोजन है और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। देखो आप, तो बैलेंस करना काफी आसान होता है। तो ये 3 प्रकार का वियोजन है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो सकता है, और ये इस तरीके से वियोजित हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को मैं आपको यहाँ पे अलग से समझाऊंगा। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, कि जैसे आयरन है, और आयरन जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बना देता हूँ थोड़ा सा फिगर, ये देखो, ये एक बीकर है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, किसका, कॉपर सल्फेट का, और इसमें हम आयरन की एक छड़ डुबो दे रहे हैं। ये देखो, ये आयरन की एक छड़ है जो हमने डुबो दी, ये आयरन की है। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसमें विस्थापन होगा। देखो कैसे, आयरन कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, अच्छे से समझना, ठीक है। आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर जो है आयरन की तुलना में कम है, कम क्रियाशील है। हालांकि क्रियाशील है लेकिन आयरन की तुलना में बहुत कम है, कम क्रियाशील है। तो फिर आयरन क्या करेगा, जो कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है, वो इस सल्फेट को इससे छीन लेगा, सल्फेट को छीन लेगा। तो Fe ने कॉपर के सल्फेट को छीना, तो ये SO4 सीधा यहां चला जाएगा, तो FeSO4 बन गया, और प्लस में क्या है, कॉपर, तो ये कॉपर अलग हो गया। तो इसमें क्या हो गया, SO4 का विस्थापन हो गया कॉपर से आयरन की तरफ। ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें होता क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से उसके मूलक को छीन लेता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए अभी परिभाषा, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है, इसने कॉपर को हटा दिया, यानी विस्थापित कर दिया, और खुद सल्फेट से जुड़ गया। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे जिंक, और इसमें भी होता है कि जिंक ज्यादा पावरफुल है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, किससे, H2 से, तो हाइड्रोजन को उसने हटा दिया और जिंक खुद SO4 से जुड़ गया, तो ZnSO4 बन गया, और हाइड्रोजन जो अलग जो विस्थापित हुआ था वो यहाँ पे लिख गया। यहाँ पे देखो आयरन है, आयरन कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है, तो कॉपर को उसने विस्थापित करके, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके खुद जुड़ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कितना कितना आसान है। उम्मीद है कि ये विस्थापन अभिक्रिया समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं द्वि विस्थापन, मतलब एक ही बार विस्थापन ना हो, दो दो बार विस्थापन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द्वि विस्थापन अभिक्रिया कि यहाँ पे Na2 है, तो Na2SO4 प्लस BaCl2, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा मैं अलग से समझा देता हूं ताकि क्लियर हो।
तो Na2SO4 प्लस BaCl2 है ना, ओके, BaCl2। अब देखो विस्थापन होता कैसे है, विस्थापन समझो। Na2 जो है उसके पास SO4 है और Ba जो है इसके पास Cl2 है। क्लियर है कि नहीं? तो होगा क्या कि जो Na2 है ये Ba को विस्थापित करके Cl से जुड़ जाएगा, है ना। तो Na किससे जुड़ेगा? Ba को विस्थापित करेगा। Na किसको विस्थापित करेगा? Ba को, कि चलो हटो, और खुद Cl2 से जुड़ जाएगा। और Ba जो है वो Na2 का विस्थापित करेगा कि चलो हटो, और खुद SO4 से जुड़ जाएगा। तो हुआ ना दो बार विस्थापन। कैसे हो रहा बताओ? जो Na2 है वो Cl2 से जुड़ेगा तो 2NaCl बनाएगा। क्लियर है ना? दो ये भी है, दो ये भी है, तो दो आगे गुणा करके NaCl बन गया। तो Na ने Ba को हटाया तो Ba ने Na को भी हटाया और खुद SO4 से जुड़ गया, तो BaSO4। क्लियर हुआ कि नहीं? तो BaSO4 चाहे आगे लिख दो, चाहे 2NaCl आगे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से दो बार विस्थापन हुआ है। Na ने Ba को विस्थापित किया तो Ba ने Na को इसको किया, Na2 ने Ba को किया, हटा दिया Cl2, और फिर Ba ने Na2 को हटाया SO4। तो ये दो बार विस्थापन हुआ। देखिए आप इस अभिक्रिया में Na2SO4 BaCl2, तो BaSO4 और 2NaCl, वही लिखा है ना। इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत। तो ये है जो है द्वि विस्थापन। इसमें दो बार विस्थापन हुआ है, तो यही एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, द्वि विस्थापन। अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया एक अलग प्रकार की अभिक्रिया है, जिसमें होता क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन। अब ये है क्या ऑक्सीकरण अपचयन, वो समझ लो पहले। सबसे पहले समझ लो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में होता क्या है कि किसी भी धातु परमाणु में या किसी भी परमाणु में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और अपचयन क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है जो ऑक्सीजन जो है वो निकल जाए अगर कहीं से, तो उसी टाइम पे अगर दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ZnO है, यानी जिंक के पास क्या है? ऑक्सीजन है, और कार्बन बिना ऑक्सीजन वाला है। लेकिन जब ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं तो जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये हो गया ऑक्सीजन निकल गया, तो ये अपचयन हो गया। और कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। समझ पा रहे हो ना? तो ये देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ पॉसिबल हो रहे हैं इसमें, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर सकते हो। और अब हम अगला वीडियो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, संचारण। और आपको क्या करना है, बाकी के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप जाके देख सकते हो। और कहीं कहीं जो है मैं जानबूझ के ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करता, क्योंकि वैसे ही लंबा वीडियो बन जाता है एक छोटी सी क्वेश्चन में, और डिटेलिंग करूँगा तो और लंबा वीडियो बन जाएगा। और हर एक क्वेश्चन को जितना हो सकता है 10th लेवल पे उतना मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और हालांकि मैं 11th 12th तक आपके लिए उस लेवल पे भी समझा सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। जितना 10th के लिए ज़रूरी है मैं उतना आपको समझाते चल रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन सिस्टमैटिक वे में अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नोट्स लेने के लिए भी जानकारी दे देता हूँ जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए, क्योंकि मैं शुरू में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो बाद में बता देता हूँ कि ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मात्र 100 रुपये में आपको कंप्लीट साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा। थैंक यू।